बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक लेके हम आए हैं बिहार में पर्यटन। ये बिहार स्पेशल का बुक है जो कि एडुटेरिया परवीन सर के द्वारा ये बनाया गया है और बिहार लेवल के एग्ज़ाम के लिए सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये। तो इसको करके ज़रूर आप लोग जाइएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिहार में पर्यटन। ठीक है, तो बिहार में अगर हम लोग पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे तो यह बिहार जो है एक समृद्ध राज्य है। ठीक है, यहाँ पे ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल यहाँ पे मौजूद है। बिहार में अगर धार्मिक की बात करें तो हिंदू धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड, ईसाई धर्म से रिलेटेड एवं मुस्लिम धर्म से रिलेटेड, मतलब कहने का ये है कि सभी धर्मों के यहाँ दर्शनीय स्थल मौजूद है। पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक होता है। तो बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, हर एक टूरिज्म का एक लोगो होता है। तो हर एक बिहार, जैसे बिहार में पर्यटन का जो लोगो है बिहार टूरिज्म का, यह है बीसफुल बिहार। ये बीपीएससी में पूछा गया भी क्वेश्चन है कि बिहार पर्यटन विभाग का जो लोगो है वो बिहार टूरिज्म या उसका जो थीम है क्या है, तो ये बीसफुल बिहार है। ठीक है, बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थल को सर्किट के रूप में चिन्हित किया गया है। सर्किट मतलब होता है कि जैसे बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट। बौद्ध सर्किट में वो सारे जगहों को कनेक्ट किया जाएगा जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे लुम्बिनी नेपाल हो गया, फिर उसके बाद ये सारनाथ हो गया, फिर अगर बिहार में अगर हम लोग बात करें तो राजगीर हो गया, तो ये सब बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके हम लोग प्रमुख सर्किट और उसके प्रमुख स्थल जो देखेंगे यहाँ पे, जैसे पहला है बौद्ध सर्किट। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बौद्ध सर्किट के अंतर्गत किसको किसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये देखिए, बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थल को इसके स्थान दिया गया है। जैसे जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ है, उनके उपदेश दिए गए हैं, उनके स्तूप कहाँ कहाँ है, तो ये सब बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आता है। तो जैसे अगर हम लोग महाबोधि मंदिर की बात करें तो महाबोधि मंदिर है गया में। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये महाबोधि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये बौद्ध सर्किट से रिलेटेड और कौन है, तो ये है विश्व शांति स्तूप जो कि राजगीर में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तीसरा है बौद्ध अवशेष स्तूप जो कि वैशाली में है। आगे है सुजातागढ़ स्तूप गया में है। अशोक स्तंभ वैशाली में है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। केसरिया स्तूप जो कि पूर्वी चंपारण में है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जैन सर्किट। बिहार में 12वें तीर्थकर जो वसुपूज और 24वें तीर्थकर महावीर का जो पवित्र जन्म स्थान है वो बिहार में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। 12वें तीर्थकर कौन थे, तो वसुपूज थे जैन धर्म के, और 24वें तीर्थकर जो थे स्वामी महावीर थे। तो इन दोनों का जन्म जो है बिहार से है, बिहार में हुआ था। तो बिहार में जैन धर्म से जुड़े कई धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद है। जैसे जल मंदिर है पावापुरी में, जहाँ महावीर जी का महापरिनिर्वाण हुए थे। उसके बाद जैन मंदिर है यहाँ पे लछवाड़ा जम्मू में। उसके बाद जैन मंदिर है कुंडलपुर नालंदा में। फिर जैन मंदिर है कुंडाग्राम वैशाली में। तो ये सब जितने भी जगह है सब संबंधित है किससे, जैन सर्किट से। अब हम लोग बात करेंगे रामायण सर्किट से। रामायण सर्किट का हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और सीता से संबंधित रही है। तो बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं दर्शनीय स्थल मौजूद है। जैसे अगर बात करें हम लोग सीता कुंड, तो सीता कुंड कहाँ पे है, ये सीतामढ़ी में है। जहाँ पे सीतामढ़ी मतलब नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे। सिंहेश्वर स्थान है, ये सहरसा में है। वाल्मीकि नगर ये भी संबंधित है, ये पश्चिम चंपारण में। माना जाता है कि सीता माता यहाँ पे कुछ दिन गुजारी थी। अहिल्या स्थान जो कि दरभंगा में है, और रामशिला गया में है। प्रेतशिला जो है ये भी गया में है। तो ये रामशिला में क्या किए थे, जो फाल्गु नदी है वहाँ पे पिंडदान किए थे, भगवान राम के द्वारा किया गया था। तो ये भी रामायण सर्किट से संबंधित है। उसके बाद हम लोग सिख सर्किट की बात करें तो बिहार में सिख धर्म के 10वें गुरु, जिसका नाम क्या था, जिनका नाम श्री गोविंद सिंह का जन्मभूमि रहा है, जो कि पटना सिटी में इनका जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु गोविंद सिंह एवं 9वें गुरु श्री तेग बहादुर सिंह ने बिहार की यात्रा भी की थी। तो ये सब सारे जगह जो है संबंधित है ये सिख सर्किट से। लोग बात करेंगे सिख सर्किट से कौन कौन से संबंधित है। तख्त श्री
हरमिंदर जी पटना साहब, जो कि पटना साहब में एक इनका जो गुरुद्वारा है ये भी संबंधित है सिख सर्किट से। गुरुद्वार गुरु का बाग यहाँ ये भी स्थित है, कहाँ पर, पटना में। कंगन घाट पटना में है। प्रकाश कुंज ये भी पटना में है। गुरुद्वार हांडी साहब ये भी पटना में है। गुरुद्वार बाल लीला पटना में है। गुरु नानक कुंड ये है राजगीर में। तो ये सारे संबंधित है सिख सर्किट से। उसके बाद सूफी सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो बिहार की भूमि जो है सूफीवाद के चिश्ती एवं सुहारवर्दी से संबंधित रहा है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। सूफीवाद की अगर बात करें तो चिश्ती समुदाय के सुहारवर्दी समुदाय के संबंधित रही है। बिहार में कई सूफी दर्शनीय स्थल मौजूद है। जैसे अगर आप कभी आप जाएंगे पटना के समीप है एक मनेर ये पटना कहाँ पे है, पटना में है। अमझर शरीफ ये है औरंगाबाद में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास में है। और बड़ी दरगाह जो कि नालंदा में है। ये सारे संबंधित है सूफी सर्किट से। अब आता है नेक्स्ट इको सर्किट। इको सर्किट का मतलब होता है जो पर्यावरण दृष्टि से बहुत अच्छा है, उसको कहा जाता है इको सर्किट। जैसे अगर बात करें हम लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम चंपारण में है, बराबर की गुफाएं जहानाबाद में, घोड़ा कटोरा नालंदा राजगीर में है, और कंवर झील बेगूसराय में है, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में, तेलहर कुंड कैमूर में, और ककोलत झरना यह है नवादा में। तो ये सारे संबंधित है इको सर्किट से। आगे हम लोग देखेंगे कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थल को चिन्हित किया गया है। तो ये 2 स्थल कौन कौन से हैं? तो पहला है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स जो कि बोधगया में है। इसको कंसीडर किया गया था 2002 में। और ये महाबोधि मंदिर पहला ऐसा मंदिर है जिसको बिहार का पहला ऐसा साइट है जिसको विश्व विरासत स्थल की सूची में स्थान दिया गया था। और ये जो महाबोधि मंदिर संबंधित है भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, जो कि बोधगया में हुआ था। ठीक है, इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद दूसरा है नालंदा महावीरा। ठीक है, ये पुरातात्विक स्थल है जिसको 2016 में इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में इसको स्थान मिला था। नालंदा महावीरा का निर्माण प्राचीन काल में गुप्त काल में हुआ था और ये शिक्षा का केंद्र के रूप में था। मतलब ये शिक्षा का केंद्र, एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र हुआ करता था उस टाइम में। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था तथा यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। ये भी आपको याद रखना है, विश्व का प्रथम सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। बख्तियार खलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर के नालंदा में ये विश्वविद्यालय फिर से बनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार से 2 ही ऐसा स्थल है जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में लिस्टेड किया गया है। पहला है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स 2002 में किया था। उसके बाद है नालंदा महावीरा पुरातात्विक स्थल जो कि 2016 में किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की जनगणना अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, अभी लेटेस्ट वाला डेटा तो आया नहीं है तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। ये चैप्टर नंबर 6 है। तो बिहार का जनगणना देखते हैं हम लोग। भारत में पहली बार जो जनगणना ऑर्गेनाइज किया गया था या हुआ था वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मायो के समय में हुआ था। उसके बाद भारत के नियमित जनगणना की शुरुआत अगर हम लोग बात करें तो 1881 ईस्वी में हुआ था। ये 1872 में हुआ था लॉर्ड मायो के टाइम में पहली जनगणना, और नियमित रूप से जो स्टार्ट किया गया था 1881 में। उस टाइम में लॉर्ड रिपन थे यहाँ के गवर्नर जनरल। 1936 में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको, 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो देश की ये 15वीं जनगणना थी। इसके आयुक्त जो रहे थे वो कौन थे? सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। इस वाक्य से 2011 की जनगणना की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या ये है। अगर आप लोग याद रख सकते हो तो रखिए, नहीं तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या जो बिहार में है, तो वो है 8.58%। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बिहार का स्थान का बात करें हम लोग तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद ये तीसरा स्थान है बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से।
अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे बिहार एवं भारत का 2011 का जनगणना आंकड़ों का तुलना करेंगे। तो देखिए पहला है कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितना है बिहार का? तो ये है 2011 का बात कर रहे, याद रखिएगा 10.41 करोड़ जनसंख्या था बिहार का। अगर हम लोग भारत की बात करें तो 121.06 करोड़ जनसंख्या है भारत का। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में पुरुषों की संख्या है 52.14% और भारत में है 51.47%। कुल जनसंख्या में महिला का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में है 47.86% और भारत में है 48.53%। ग्रामीण जनसंख्या है 9.23 करोड़ बिहार का और यहाँ पर है 83.37 करोड़ भारत का। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या कितना है? तो लगभग यहाँ पे है 88.7% जनसंख्या जो है बिहार में गांव में रहती है, ग्रामीण जनसंख्या है। और 68.8% जो ग्रामीण जनसंख्या है भारत में वो गांव में रहती है। शहरी जनसंख्या की संख्या बात करें तो 1.18 करोड़ है बिहार में और यहाँ पे भारत की बात करें तो 37.71 करोड़ जनसंख्या है शहरी जनसंख्या। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अगर बात करें कुल जनसंख्या के कंपेयर में तो शहरी जनसंख्या बिहार में है 11.3% और भारत में है 31.2%। शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या रहा है? तो शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर रहा है बिहार में 0.8% और भारत में रहा है 3.4%। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर क्या रहा है बिहार का। तो बिहार का दशकीय वृद्धि दर रहा इन 10 सालों में 25.42% और भारत का रहा है 17.7%। लिंग अनुपात की हम लोग बात कर लेते हैं तो बिहार में लिंग अनुपात है सेक्स रेशियो 918 और भारत का है 943। बाल लिंग अनुपात इसमें हम कंसीडर करते हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चों का। तो बाल लिंग अनुपात जो है 935 है बिहार का और ये 919 है इंडिया का। तो बाल लिंग अनुपात में हम बेहतर हैं, मतलब बिहार जो है भारत के कंपेयर में बेहतर है। घनत्व की बात करते हैं तो 11 से 6 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहता है और यहाँ पे बात करें इंडिया की तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते हैं। 0 से 14 आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत अगर हम देखें तो बिहार में 40.2% जनसंख्या जो है जिसका एज है 0 से 14 वर्ष और भारत में कितना है? तो ये है 30.9%। मतलब युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है हमारे बिहार में। 1559 आयु समूह का जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो ये है 53.5% बिहार में और 60.7% है इंडिया में। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह का जनसंख्या की प्रतिशत देखें तो 6.3% निवास करती है बिहार में और 8.4% है इंडिया में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें साक्षरता दर का तो बिहार का साक्षरता दर है 2011 के सेंसस के अनुसार 61.8% और भारत का है 73%। पुरुष साक्षरता दर बात करें तो बिहार में है 71.2 और भारत में है 80.9%। महिला साक्षरता दर कितना है बिहार में? तो 51.5% है साक्षर महिला बिहार में और यहाँ पे भारत में है 64.6%। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2021 के बीच देखा गया है 17.9% देखा गया है बिहार में और 10% देखा गया है इंडिया में 10.9%। ग्रामीण साक्षरता दर है 59.8% और यहाँ पे है इंडिया का है भारत का है 67.8%। शहरी साक्षरता दर है 76.9% और भारत का है 84.1% शहरी साक्षरता दर। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है बिहार में? तो यह 15.72% और इंडिया में है 16.6% है कुल जनसंख्या का। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है कुल जनसंख्या का कितना? 1.3% है कुल जनसंख्या का बिहार में और 8.6% जनसंख्या है भारत में। अब आगे है बिहार 2011 जनगणना संबंधित आंकड़े। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं बिहार में? तो सबसे ज़्यादा बड़ा जिला है बिहार में पश्चिम चंपारण, दूसरे नंबर पे है गया और तीसरे नंबर पर है पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिला कौन है?
तो सबसे कम क्षेत्रफल है शिवहर का, उससे थोड़ा ज़्यादा है अरवल का, और उससे थोड़ा ज़्यादा है शेखपुरा का। तो सबसे छोटा जिला है बिहार में शिवहर, और सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिला कौन कौन से हैं? तो पटना जिला है, जिसका जनसंख्या लगभग कितना है 58.4 लाख है। उसके बाद आता है पूर्वी चंपारण का, उसके बाद आता है नंबर मुजफ्फरपुर का। तो ये 3 ऐसे ज़िला है जिसका जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, पहला पटना, पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिला कौन से हैं? शेखपुरा, जिसमें 6.4 लाख लोग ही यहाँ रहते हैं। उसके बाद आता है शिवहर, उसके बाद आता है अरवल का नंबर है। सर्वाधिक जनसंख्या 10 के वृद्धि दर वाले 3 जिला कौन सा है? तो मधेपुर में सबसे ज़्यादा 10 के वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो कि 31.1% यहाँ पे 10 की वृद्धि दर रहा है। उसके बाद रहा है किशनगंज का, उसके बाद रहा है अररिया और खगड़िया का, जो कि 32.2% रहा है। सबसे कम जनसंख्या 10 के वृद्धि दर वाले 3 जिला कौन कौन से हैं? तो अरवल है, जो क्या है सबसे कम 10 के वृद्धि दर रहा है यहाँ पे 18.89। उसके बाद गोपालगंज रहा है 19.2। उसके बाद रहा है दरभंगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 3 जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है, 10:21 यहाँ पे लिंग अनुपात है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और बिहार में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात यहीं पे है। उसके बाद नंबर आता है सिवान का, उसके बाद आता है सारण का नंबर। सबसे कम लिंग अनुपात वाले 3 जिला कौन है? मुंगेर है, मुंगेर में सबसे कम लिंग अनुपात है 876 है। उसके बाद नंबर है भागलपुर का, उसके बाद है खगड़िया का। सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाले 3 जिला कौन है? बाल लिंग अनुपात मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है। तो इसमें है कौन सा? किशनगंज है, जो कि 971 है। उसके बाद कटिहार है, उसके बाद गया है। सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाले 3 जिला कौन है? तो वैशाली में सबसे कम है 904। उसके ऊपर है पटना, उसके ऊपर है मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिला कौन सा है? शिवहर में सबसे ज़्यादा घनत्व है, यहाँ पे 1 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में 1880 आदमी रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिला है शिवहर, पटना एवं दरभंगा। यहाँ पे डेटा कंपेयर हो जा रहा है, तो ये जो जितने भी बॉक्स अभी देख रहे हैं हम लोग, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन हैं? तो सबसे कम घनत्व है कैमूर का, जमुई का, बांका का। कैमूर में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 488 है। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिला कौन है? तो सर्वाधिक शहरीकरण है पटना का, जिसका 43.1% भाग जो है शहरीकरण हो चुका है। उसके बाद है मुंगेर का, उसके बाद है भागलपुर का। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिला कौन है? यह है समस्तीपुर एवं बांका, उसके बाद है मधुबनी, उसके बाद है कैमूर। लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट आया था, ये तो 2011 के जनसंख्या एक सेंसस के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट जारी हुआ था जिसमें सबसे कम जो शहरीकरण है वो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। तो ठीक है, लेकिन ये 2011 सेंसस के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो समस्तीपुर एवं बांका का सबसे कम शहरीकरण है। उसके बाद है मुजफ्फरपुर, उसके बाद है कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 जिला कौन सा है? तो रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, यह है 73.4%। उसके बाद नंबर आता है पटना का, उसके बाद भोजपुर का। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिला कौन है? तो पूर्णिया है, जिसमें 51.1% लोग ही यहाँ पे पढ़े लिखे हुए हैं। फिर नंबर आता है सीतामढ़ी का, फिर है कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 3 जिला कौन सा है? तो यहाँ पे रोहतास में लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है, और पुरुषों की साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है। यहीं पे पुरुष जो है 82.9% यहाँ पे पुरुष पढ़े लिखे हैं। उसके बाद नंबर आता है भोजपुर का, उसके बाद आता है बक्सर का। चलिए नेक्स्ट है सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 3 जिला कौन है? तो पूर्णिया में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे 59.1%। फिर नंबर आता है कटिहार का, फिर आता है सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला 3 जिला कौन है? तो ये है रोहतास, फिर मुंगेर, फिर पटना। तो रोहतास का महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये है 63.01। यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी है, मेल साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है, और फीमेल साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है रोहतास में ही। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिला कौन सा है? तो सहरसा में 41.7% महिला ही यहाँ पे पढ़ी लिखी हुई है। फिर आता है नंबर मधेपुर का, फिर आता है पूर्णिया का। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाले जिला कौन सा है? तो रोहतास। देखिए सब साक्षरता दर में रोहतास 1 नंबर पे है। तो ये रोहतास में जो है ग्रामीण साक्षरता दर 72.5% है। उसके बाद नंबर आता है औरंगाबाद का, उसके बाद नंबर आता है भोजपुर का।
सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 3 जिला कौन है? तो पहला है पूर्णिया, जिसमें 48.4% ग्रामीण साक्षरता दर है। उसके बाद आता है कटिहार, उसके बाद आता है सीतामढ़ी का नंबर। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिला कौन सा है? तो कैमूर में शहरी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे 82.6% लोग पढ़े लिखे हैं। उसके बाद नंबर आता है पटना का, उसके बाद आता है मुंगेर का। नेक्स्ट है सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाले 3 जिला कौन सा है? तो शिवहर में सबसे कम शहरी साक्षरता दर है, ओनली 62.0% है। उसके बाद नंबर आता है शेखपुरा का, उसके बाद मधुबनी का। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जिसको एससी कहा जाता है प्रतिशत वाले 3 जिला कौन है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट में रहता है, जहाँ पे 30.39% जो जनसंख्या है वो है अनुसूचित जाति, मतलब एससी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नंबर आता है नवादा का, उसके बाद आता है औरंगाबाद का। न्यूनतम एससी प्रतिशत वाले 3 जिला कौन है? तो किशनगंज में जो है एससी ओनली 6.69% एससी यहाँ निवास करते हैं। फिर नंबर आता है कटिहार का, फिर आता है भागलपुर का। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी कहा जाता है प्रतिशत वाले 3 जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा एसटी रहता है। तो देखिए एससी एसटी में कंफ्यूज मत करिएगा। तो सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहते हैं? गया में, सॉरी एससी कहाँ रहते हैं? गया में शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा रहता है पश्चिम चंपारण में। उसके बाद नंबर आता है कटिहार का, उसके बाद आता है जमुई का। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 3 जिला कौन सा है? तो खगड़िया में 0.04% सबसे कम यही पे एसटी है, परसेंटेज के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो। उसके बाद नंबर है समस्तीपुर का, उसके बाद है औरंगाबाद का। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग जो नए लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।